18 मई 1974। Want, as someone has said, to make the desert bloom and not to make the world a desert. आज सिर्फ 9 देश हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनमें से एक इंडिया है। वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। कैंसर के रूप में उभरने हम आए, एक तो कैंसर और दूसरा जो है चर्म रोग। 2 दर्जन ज्यादा लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था। परमाणु विस्फोट की वजह ही है गांव। 18 मई 1974। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब इंडिया वर्ल्ड का 6th न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन के पूरे वर्ल्ड को शॉक्ड कर देता है। पूरे देश में खुशी का माहौल था और चारों तरफ हमारे लिए तालियां बज रही थी। और बजे भी क्यों ना, इंडिया ने अपना नाम उन 5 देशों के बीच जो लिखवा लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बड़े प्राउडली कहा, इंडिया इज नाउ ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। सच में ये पूरे देश और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात हो सकती है, लेकिन इसके बिहाइंड रियलिटी तो ये है कि इंडिया ने ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अपने ही लोगों पर कर दिया, जिसका भुगतान राजासर, गाजी कबस, मुन्नाबी और खेतेलोई जैसे गांव आज भी अपनी जान गवाकर भर रहे हैं। और आज भी उनका यही कहना है कि अच्छा ही होता अगर इंडिया ये न्यूक्लियर टेस्ट करता ही ना, क्योंकि इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स के विक्टिम्स हम हैं। 6 अगस्त 1945। पूरी दुनिया ने पहली बार अपनी आंखों से न्यूक्लियर बॉम्ब की तबाही देखी थी। 1,40,000 से भी ज्यादा लोग बस कुछ ही सेकंड्स में भाप बनकर उड़ जाते हैं। पूरी दुनिया हैरान थी एक छोटी सी न्यूक्लियर बॉम्ब की तबाही देखकर। और वो समय आता है जब हर एक बड़ी कंट्री अपने आप को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए न्यूक्लियर वेपन की तैयारी में लग जाती है। 1964 तक इन 5 देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने आप को बड़े प्राउडली न्यूक्लियर पावर बना लिया था। लेकिन इंडिया में इसकी शुरुआत होती है 1948 में। इंडिया को न्यूक्लियर पावर का पोटेंशियल अच्छे से पता था, लेकिन सबसे पहले इस विजन को जन्म देते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें सपोर्ट मिलता है जवाहरलाल नेहरू से। लेकिन उस टाइम पे इंडिया का मेन विजन था एटम्स फॉर पीस, जिसका मतलब था कि इंडिया न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए करेगा। इंडिया को इस चीज के ऊपर फॉरेन सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन उस टाइम पर इंडिया फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था और जवाहरलाल नेहरू भी इस प्रोग्राम को ज्यादा सपोर्ट नहीं देते। लेकिन 1962 को इंडिया और चाइना के वार में इंडिया चाइना से बुरी तरह हार जाता है, क्योंकि इंडिया का डिफेंस सिस्टम उस टाइम पे चाइना के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बिग था। और सिर्फ 2 साल के बाद यानी कि 1964 में चाइना भी अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करके लिटरली पूरे इंडिया को एक बहुत ही बड़ा झटका देता है। इंडिया के गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिसर्स पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, हमारा दुश्मन देश रैपिडली अपने आप को पावरफुल बना रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में अभी तक कुछ बड़ा नहीं किया था। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के वार के बीच चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जो कि सच में इंडिया के लिए किसी डेथ थ्रेट से कम नहीं था, क्योंकि इंडिया को डर था न्यूक्लियर थ्रेट का। और 1971 में तो यूएसए ने भी अपने 7th फ्लीट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिया के अगेंस्ट इंडियन ओशियन में बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज देता है। अब इंडिया इस मोमेंट पर चारों तरफ से घिर जाता है, क्योंकि 3 कंट्री इंडिया के अगेंस्ट बढ़ रही थी। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री होती है यूएसएसआर की, यानी कि रसिया की, जिसने की इंडिया को फुल मिलिट्री सपोर्ट दिया और अपने पावरफुल फाइटर जेट्स को इंडिया की मदद के लिए भेजा। जिसके बाद यूएसए, चाइना सभी उल्टे पैर भाग जाते हैं। इंडिया इस प्रॉब्लम से तो निकल जाता है, लेकिन फाइनली उन्हें ये रियलाइज हो ही जाता है कि अगर हमें अपने आप को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करना है तो हमें भी अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाना होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तब मिलती है जब पावर इंदिरा गांधी के हाथ में आता है। 1966 में उन्होंने न्यूक्लियर पावर को फुल सपोर्ट किया और इसे एक मेन मुद्दा बनाया। लेकिन होमी जहांगीर भाभा की प्लेन क्रैश में मौत हो जाने के बाद डॉक्टर राजा रमन्ना और डॉक्टर सेथना जैसे साइंटिस्ट इसे कंटिन्यू करते हैं। इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से सीक्रेट रखा, क्योंकि अमेरिका का सैटेलाइट चारों तरफ नजर रख रहा था। इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली और सीक्रेटली अपने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब को बना लिया था और 18 मई 1974 को पोखरान में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट अंडरग्राउंड करता है। और 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर टोटल 5 न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करके इंडिया बन जाता है वर्ल्ड का 6th न्यूक्लियर वेपन कंट्री। अमेरिका इस चीज के ऊपर आग बबूला हो जाता है, पाकिस्तान के तो पसीने छूट जाते हैं और लिटरली पूरा वर्ल्ड शॉक्ड हो जाता है इंडिया की इस तरक्की को देखकर। सच में ये पूरे इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट था, लेकिन किसी ने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि यही न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान के गांव की जिंदगी तबाह कर देगा।
पोखरान, जहां पर 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, वहां से खेतलई बस 5 किलोमीटर की दूरी में था और राजासर बस 8 किलोमीटर की दूरी में। जब न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा था तो विलेजर्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा है। उन्हें ना ही कोई नोटिस दी गई और ना ही कोई हेल्थ मैनेजमेंट। लेकिन गांव वाला ने वो नहीं बताया कि भैया ऐसो और मैं जो है अठे इनको मतलब ऐसो रेडिएशन को परीक्षण कियो और अठे रेडिएशन है को नहीं, अब माने कभी जानकारी दी को नहीं। यहाँ तक कि गांव वालों ने ये भी बताया है कि जब उन्होंने इसके बारे में वहाँ के ऑफिशियल्स से पूछा तब पता है उन्हें क्या बोला गया, आप ये कुर्बानी अपने देश के लिए दे रहे हो। जस्ट इमेजिन, हम एक तरफ जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पोखरान के गांव वालों को ये सब कहा जा रहा था। उन्हें सच में कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब फाइनली वो वक्त आ चुका था जिसका इंडिया बेसब्री से इंतजार कर रहा था। न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोजन इतना खतरनाक कि वहाँ के आसपास के गाँव में भूकंप आ जाता है, धरती कांप उठती है और कई लोगों के घरों में तो दरार तक आ जाता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है वो रेडिएशन का आतंक जिसके बारे में उन्हें कभी बताया ही नहीं गया। टेस्ट के 1 महीने के बाद पोखरान के आसपास के गांव जैसे कि खेतलोई, लोहरकी और राजासर की फसलें सूखने लगी और सफेद पड़ने लगी। 6 महीने के अंदर लोगों ने अपने स्किन में जलन, आंख और नाक में जलन और भी कई तरह के स्किन डिजीजेस देखे। गाँव वालों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके गाँव में ये सारी बीमारियां क्यों बढ़ रही है। और फिर कुछ महीनों के बाद कैंसर के भी पेशेंट सामने आने लगे। इस बढ़ती बीमारियों को देखकर कुछ जर्नलिस्ट और डॉक्टर्स डाटा कलेक्ट करते हैं और ये नोटिस करते हैं कि ये बीमारियां रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के कारण हो रही है। फिर लोगों को साफ पता चल जाता है कि ये सारी चीजें हाल ही में हुई न्यूक्लियर टेस्ट के कारण हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसे मानने से साफ इंकार कर देता है। बीमारियां आग की तरह बढ़ती जा रही थी और अब तो पशुओं में भी इसके कई तरह के डिफेक्ट देखे जा रहे थे। खेतलई गाँव के पूर्व सरपंच नथुराम बिश्नोई ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हमारे बच्चे मर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने सरकार से भी कई बार मदद मांगी लेकिन इसे एक आम सा प्रॉब्लम समझकर दबा दिया गया। गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि उनका कहना था कि हमने तो न्यूक्लियर टेस्ट अंडरग्राउंड किया है जिससे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के लीक होने के चांसेस 0% है, जो कि सच में एक वैलिड पॉइंट था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पोखरान के रीजन सैंडस्टोन और पोरस रॉक्स से बना है जिसके कारण हाई शॉक वेव क्रिएट होता है और साथ ही टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज पहुंच जाता है जिसके कारण रॉक्स मेल्ट हो जाते हैं और ग्राउंड में मोल्टन कैविटी क्रिएट हो जाता है। हाँ, ये स्ट्रेटजी रेडिएशन को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन क्रैक्स रेडिएशन को सरफेस और ग्राउंड वाटर तक पहुंचा देते हैं। साथ ही पोखरान डेजर्ट की लूज मिट्टी और हाई विंड फ्लो ने रेडिएशन को और भी ज्यादा स्प्रेड कर दिया था। वाटर और सोइल कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, हजारों में जानवर अचानक से मरने लगते हैं और उनमें भी कई सारे अजीब अजीब से डिफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि कभी एक बछड़े के 2 सर देखे जाते, वो लंगड़े पैदा होते या फिर अंधे पैदा होते। पालतू जानवर दूध देना बंद कर देते हैं और सडन डेथ तो उनमें कॉमन हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इंसानों पर तो इसका एक्सपोजर और भी ज्यादा ब्रूटल था। देखो, रेडिएशन एक ऐसी चीज है जो अपना डिजास्टर पूरे गांव या फिर सिटी में लॉन्ग टर्म तक बनाए रखती है। इनहेल करने के कारण इसके हार्मफुल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स में चले जाते हैं या फिर कॉन्टेमिनेटेड सॉइल के वेजिटेबल्स को खाकर और हार्मफुल रेडियो एक्टिव वाटर को पीने के कारण ये सीधा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जिसमें कि अजीब अजीब से डिफेक्ट्स और कैंसर होना एक कॉमन चीज बन जाता है। और इसी के कारण कैंसर के केसेस खेतलोई, राजासर और भी आसपास के गाँव में तो आसमान छूने लगता है। जयपुर और जोधपुर के हॉस्पिटल्स ने इस चीज के ऊपर ये भी रिपोर्ट किया था कि उन्हें पोखरान जोन से कैंसर के पेशेंट्स कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं। यहाँ तक कि हर एक दूसरे घर में जेनेटिक्स डिफेक्ट जैसे कि पोलियो के लक्षण, मेंटल रिटार्डेशन, स्किन डिजीज और मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक आम प्रॉब्लम बन चुका था। लेडीज के कॉन्टिन्यूअस मिसकैरेजेस होने लगे, बच्चे पेट में ही मर जाते थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इस पर कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें इस चीज का ना ही कंपनसेशन दिया जाता है और ना ही हेल्थ सपोर्ट। खेतलोई जैसे गाँव में तो लोगों को 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था अपनी जांच करवाने के लिए, और अभी भी वहाँ के हाल सेम ही है। गांव वालों ने तो कई बार अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखा, लेकिन कभी भी उन्हें उतनी मदद नहीं दी गई जितनी उन्हें देनी चाहिए थी। नथुराम बिश्नोई ने यह भी कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में खेतलोई आते हैं तब पूरा गांव उनसे मदद की भीख मांगने जाता है, लेकिन उन्हें उनसे कभी मिलने ही नहीं दिया जाता। लोकल एनजीओ और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ राजासर और खेतलोई के आसपास 1000 से भी ज्यादा डेथ सिर्फ कैंसर से हो चुकी है। 3000 से भी ज्यादा केसेस डिफॉर्मिटी के हैं, और अगर मिसकैरेजेस की बात करें तो वो इतनी ज्यादा है कि जिसकी गिनती भी करना मुश्किल है। इंडिया ने भले ही न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने देश का नाम ऊंचा कर लिया हो, लेकिन पोखरान के आसपास के गांव के लिए ये सिर्फ एक श्राप बन चुका है, जहां पर हर दूसरे घर में कैंसर पेशेंट है, हर दूसरे घर में किसी ने अपने बच्चे, बाप और पति को खोया है। और वो दिन है और आज का दिन है पोखरान
के गांव अभी भी इस चीज का शिकार बन रहे हैं, जो हमारे लिए एक आम बात हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये किसी नर्क से कम नहीं। गांव के लोग तो ये भी कहते हैं कि हम भारत के सबसे पहले न्यूक्लियर विक्टिम्स हैं, लेकिन बड़ी दुख वाली बात तो ये है, इंडिया ने उन्हें उस टाइम पे भी और अभी भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। गवर्नमेंट ने बस अपने प्लान को सक्सेसफुल करने का सोचा, लेकिन उनकी लाइफ के बारे में एक बार भी नहीं। ना ही सेफ्टी का ध्यान रखा गया और ना ही उनके प्रॉब्लम्स का, जिसे सिर्फ एक मामूली सा इंसिडेंट समझकर भुला दिया गया। तो इसमें गलती किसकी है, इंदिरा गांधी की या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने प्राउडली अपने देश को न्यूक्लियर पावर तो बना दिया, लेकिन उनकी सेफ्टी के बारे में तो सोचा ही नहीं। या फिर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने कहा था कि पोखरान तो मेरे दिल में बसा है, लेकिन जब मदद करने की बारी आई तो किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा। ये सारी चीजें भले ही कम हो चुकी है, लेकिन खत्म अभी तक नहीं। गाँव वालों का तो अभी भी बस यही कहना है कि इंडिया ने ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमारे ऊपर किया है। ये सच्चाई आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर एक तरफ ये हमारे लिए प्राउड की बात है, तो दूसरी तरफ इसके पीछे कई लोगों के दर्द छिपे हैं, जो पता नहीं क्यों, लेकिन कोई भी कभी भी इसके बारे में बात ही नहीं करता। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था। तो ये गुजारिश करें, डॉक्टर बिठाओ, लैब बनवाओ, जहाँ यहाँ पे जहाँ जांचें होनी चाहिए वो हम 200 किलोमीटर आगे जाके करवाते हैं। विस्फोट की वजह है, गांव में और भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं।